नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे पॉलिटी, और आज भी हम पॉलिटी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हम बताए थे भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक था, और भाग 2 भी बताए थे जिसमें नागरिकता था, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता का प्रावधान था। दोस्तों, आज हम भाग 3 डिस्कस करेंगे। भाग 3 जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट है, और इसमें दोस्तों 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। तो दोस्तों, पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये मूल अधिकार होता क्या है, किस देश से मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकारों का प्रयोग कब, कैसे और क्यों किया जाता है। दोस्तों, मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब दोस्तों कि आदमी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ जो अधिकार मिले उसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकार जो है वो एक नैसर्गिक अधिकार है, और मूल अधिकार दोस्तों यूएसए से लिया गया है। जैसे नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है, और मूल अधिकार जो है ये यूएसए से लिया गया है। भाग संख्या 4 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। और दोस्तों, मूल अधिकारों को राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं कर सकता। लेकिन संसद मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक मूल अधिकारों का कैसे उल्लेख किया गया है, किन किन चीज़ों का प्रावधान बताया गया है। मूल अधिकार हैं आर्टिकल संख्या 12 से लेकर आर्टिकल संख्या 35 तक। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 लेते हैं, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 दोस्तों, अनुच्छेद 12 में जो है लिखा गया है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा राज्य करेगा। मूल अधिकारों की सुरक्षा राज्य करेगा, और मूल अधिकार की परिभाषा दी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये राज्य शब्द लाया गया है, यह एक संवैधानिक शब्द है। इस राज्य शब्द को हमको यूपी, बिहार, झारखंड इस तरह से नहीं रिलेट करना है। दोस्तों, संवैधानिक शब्द जब राज्य प्रयोग किया जाता है तो राज्य का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का मतलब कि प्रत्येक ऐसा विभाग जो अपने खुद के नियम कानून बनाए हो उसे राज्य कहते हैं। जैसे रेलवे विभाग के पास अपने खुद के नए नियम कानून हैं, तो रेलवे विभाग एक राज्य है। राज्य सरकार एक राज्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक राज्य है। बीसीसीआई एक राज्य है, क्योंकि ये सब दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े विभाग हैं, और ये अपने नियम कानून खुद के बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें राज्य कहा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर राज्य का मतलब राज्य सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है, और प्रत्येक उस विभाग से है जो अपने नए नियम कानून बना सकें, उसे राज्य कहा गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार की सुरक्षा, मूल अधिकार की सुरक्षा राज्य करेगा, राज्य करेगा। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है कि मूल अधिकार की सुरक्षा राज्य करेगा, और राज्य का मतलब यहाँ पर प्रत्येक उस विभाग से है जो अपने नियम कानून बना सकता हो, वो राज्य है। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13। दोस्तों, अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण, यानी कि अल्पीकरण का मतलब है कि मूल अधिकारों को सीमित किया गया है अल्पीकरण के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 13 में दोस्तों अल्पीकरण का उल्लेख है, और अल्पीकरण का मतलब है कि मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। दोस्तों, अल्पीकरण का मतलब है कि यदि किसी मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन हो, या फिर प्रशासनिक कार्यों में बाधा आए,
या फिर कोई ऐसा मूल अधिकार है जिसकी वजह से जनमानस में अशांति फैले या अराजकता फैले या फिर किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन हो या किसी दूसरे पर्सन को दिक्कत हो, तो इसे कहा गया है दोस्तों अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है दोस्तों, यदि किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन होगा तो राज्य उसे प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि किसी मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन होगा तो राज्य जो है उस मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर देगा। तो अल्पीकरण का दोस्तों मतलब है यदि किसी मूल अधिकार की वजह से दूसरे मूल अधिकार का हनन होगा तो राज्य उसे प्रतिबंधित कर देगा। दोस्तों अल्पीकरण का सीधा मतलब है कि मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। यदि किसी मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन होगा तो राज्य उसे प्रतिबंधित कर देगा। इसका अल्पीकरण का मतलब दोस्तों यही है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 14। आर्टिकल नंबर 14। दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यानी कि दोस्तों न्याय के लिए सब लोग बराबर हैं। जैसे कोर्ट में जज जब बैठता है तो वहां पर किसी को सीट नहीं दी जाती है। वहां पर डीजीपी पहुंचे, आईएएस पहुंचे या फिर कोई भी पहुंचे तो सब लोग खड़े रहते हैं और काफ़ी जो कोर्ट बैठती है कोर्ट का बहुत ज़्यादा सम्मान करना पड़ता है। तो दोस्तों यही है विधि के समक्ष समानता, यानी न्याय सबके लिए बराबर रहेगा। न्याय सबके लिए बराबर रहेगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव न्याय के प्रति नहीं होगा। दोस्तों विधि के समक्ष समानता का यही मतलब है। विधि के समक्ष समानता। दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि दोस्तों न्याय जो है सबको बराबर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी न्यायिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी चीज का उल्लेख है दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद 15। दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ यानी कि जाति, लिंग, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि लिंग यानी कि लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, वह दलित हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो या फिर निम्न एसटी कैटेगरी से हो, वो किसी भी जाति का हो तब भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग, जाति, धर्म, किसी भी धर्म का हो, या वो जैन धर्म अपनाए हो या फिर वो क्रिश्चियन हो या फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर। जन्म स्थान, वो कहीं पर भी भारत में जन्म लिया हो, केरल में जन्म लिया हो, बिहार में जन्म लिया हो, कहीं पर भी वो जन्म लिया हो तो उसके साथ जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, धर्म एवं
जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, ऐसा करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 16 बताते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आर्टिकल नंबर 16 बताते हैं, इसको मिटा के। अनुच्छेद 16 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में सबको बराबर अवसर प्रदान किया जाए। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में सबको बराबर अवसर प्रदान किया जाए। यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपका क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है तो किसी भी विभाग में अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। तो दोस्तों यही आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल नंबर 16 में बतलाया गया है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको इससे कोई नहीं रोकेगा। ये आपका एक प्रकार का फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों, अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन। दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। अस्पृश्यता उन्मूलन से दोस्तों क्या था कि जब संविधान अपने यहाँ नहीं लागू था, जो दलित वर्ग थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके साथ अस्पृश्यता के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। दोस्तों केरल में एकदम नीचे एक एरिया है त्रावणकोर। त्रावणकोर में एक मूलाकर नामक टैक्स लिया जाता था। तो दोस्तों जो मूलाकर नामक टैक्स लिया जाता था वो एक बहुत ही विचित्र प्रकार का टैक्स था। उस टैक्स में क्या था कि कोई भी दलित महिला यदि अपना स्तन ढक रही है तो उसे मूलाकर नामक टैक्स देना होता था, और ये सिर्फ दलित महिलाओं के लिए लागू होता था। आप लोग दोस्तों खुद से सोचिए कि क्या वो मानव नहीं थे, वो भी एक प्रकार से मानव थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आर्टिकल नंबर 17 में जोड़ा गया है अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का बिल्कुल उन्मूलन कर दिया जाए, सबको एक नजर से देखा जाए। तो आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। अब दोस्तों देखते हैं
अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दोस्तों कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए। उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत मतलब दोस्तों जैसे पहले बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे बंगाल का शेर वेलेजली को कहते थे, और ठाकुर साहब, लंबरदार, पंडित जी, ये सब उपाधियां हैं। तो इनका जो है पूरी तरह से अंत कर दिया जाए। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है कि उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए। अनुच्छेद 18 में कहा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 जो है काफी बड़ा है। आर्टिकल नंबर 19 को कहा गया है संविधान की रीढ़। आर्टिकल नंबर 19 को संविधान की रीढ़ कहा गया है। इसके जो है कुल मिला के 7 भाग बतलाए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसे क्या कहा गया, संविधान की रीढ़। संविधान की रीढ़ कहा गया है, संविधान की रीढ़ कहा गया है आर्टिकल नंबर 19 को। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 7 भाग हैं। तो दोस्तों देखते हैं 19 का 1, आर्टिकल नंबर 19 का 1। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 1 में बतलाया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के 1 में बतलाया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं आती हैं और उनका हम टॉपिक वाइज बढ़िया से देखेंगे उनको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या किसी के भी सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। आप अपने हक के लिए किसी के सामने बोल सकते हैं, ये आपकी एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप मौन धारण रख सकते हैं, आपको कोई बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मौन धारण करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और इसके बाद दोस्तों बहुत सारी प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो देखते हैं पहली स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, मौन धारण की स्वतंत्रता, मौन धारण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मौन धारण करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आपको दोस्तों जो है झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के 1 के तहत दी गई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। और दोस्तों यदि आप किसी भी नेता का विरोध कर रहे हैं तो उसका पुतला भी आप फूंक सकते हैं, उसका पुतला जला सकते हैं, पुतला ही जला सकते हैं, नेता को नहीं। तो पुतला जलाने की स्वतंत्रता दोस्तों, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की स्वतंत्रता, मौन धारण करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 का 1 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के तहत मीडिया को भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी विभाग से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 1 में लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता है,
मौन धारण करने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, किसी भी नेता का आप विरोध कर रहे हैं तो उसका पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, और प्रेस की स्वतंत्रता है, और सूचना की स्वतंत्रता, सूचना आरटीआई, सूचना भी 19 के 1 में जोड़ा गया है। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट हम साइड हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 19 के 6 पार्ट बचे हुए उनको भी डिस्कस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 2, दोस्तों अनुच्छेद जो 19 का 2 है उसके अंतर्गत आपको सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 का 2 के अंतर्गत दोस्तों सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता का मतलब कि आप जो है कहीं पर भी सभा लगा सकते हैं और सभा को संबोधित कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए, अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि दोस्तों जैसे आप सभा कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण उसमें नहीं दे सकते हैं जिससे कि समाज में अराजकता फैले या फिर दंगा हो या फिर हिंसा हो। तो दोस्तों अल्पीकरण के तहत फिर आपका मूल अधिकार बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी मूल अधिकार हैं अल्पीकरण के तहत सीमित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग करना है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 2 में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता, कि आप सभा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए आप सभा में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, आप कोई आतंकवादी गतिविधि संचालित नहीं कर सकते हैं सभा करके, देशद्रोह नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बात रखनी है या फिर जनमानस में कोई अच्छा संदेश फैलाना है तो आप इसके लिए सभा का आयोजन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 का 2 सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 2 के तहत सभा करने की स्वतंत्रता है। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 का 3, 19 का 3, 19 के 3 में दोस्तों संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के 3 में दोस्तों कहा गया है कि आप जो है कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं जिससे कि जनमानस में अराजकता फैले, या फिर आप आतंकवादी संगठन बना दिए, कह रहे हैं कि हमको आर्टिकल नंबर 19 के 3 के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक अराजकता न फैलने पाए इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 3 के तहत कहा गया है कि आप कोई भी संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के 3 में कहा गया आप कोई भी संगठन बना सकते हैं अपने हित के लिए या फिर जनमानस के कल्याण के लिए। उन्नीस का 4, दोस्तों 19 के 4 में कहा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन इसमें भी अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए। अब ये नहीं कि आप आर्मी कंटोनमेंट जोन में घुस गए और अधिकारी वहां का पूछा कि यहाँ पर क्यों घुसा है, तो आपने कहा आर्टिकल नंबर 19 के 4 के तहत हमको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, बहुत मारेगा, दौरा दौरा के एकदम धो देगा। तो अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करना है। 19 के 4 में कहा गया है कि चारों ओर
घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के 4 में कहा गया है दोस्तों, चारों ओर आप बेहिचक घूम सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि आप आर्मी कंटोनमेंट जोन में घुस गए, वहाँ पर क्या होता है कि सिविलियंस के लिए वहाँ जाना अलाउ नहीं होता है। तो विभागों के जो कुछ कुछ अपने नए नियम कानून होते हैं, उनके आधार पर कोर्ट भी कुछ नहीं करता है। तो आर्टिकल नंबर 19 के 4, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 का 5। आर्टिकल नंबर 19 के 5 के तहत दोस्तों कहा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी बस सकते हैं। मान लो जैसे आप कहीं घूमने गए दोस्तों, और आप मान लो तमिलनाडु गए, केरला गए, या फिर जम्मू कश्मीर गए, कहीं गए, और आपको वहाँ अच्छा लग गया तो आप वहाँ बस सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 का 5, भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 5 में कहा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी बस सकते हैं, कहीं पर भी निवास स्थान कर सकते हैं। ये आपका मूल अधिकार है, आपको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 19(5), भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 का 6। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 के 6 में कहा गया है कि संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19(6) में कहा गया है दोस्तों, संपत्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी संपत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, 19 के 6 में कहा गया है। लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आने का मतलब कि जैसे कोई सरकारी फैक्ट्री लग रही है, या फिर हाईवे बन रहा है, या फिर रेलवे लाइन बिछ रही है, और किसी किसान का मान लो 6 से 7 बिस्वा खेत पड़ गया, और किसान कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 19(6) के तहत हमको संपत्ति की स्वतंत्रता है, और ये हमारे दादा परदादा की निशानी है, कितना भी पैसा दे दो हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होता था कि हाईवे को मोड़ना पड़ता था। अब रेलवे लाइन को तुरंत आप टेढ़ा कर नहीं सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो दोस्तों इसे जो है खत्म कर दिया गया। संपत्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों संपत्ति की स्वतंत्रता को रद्द कर दिया गया है। अब दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पर आपको संविधान संशोधन नहीं बताएंगे। संविधान संशोधन का एक पूरा बढ़िया अलग से टॉपिक बताएंगे। जितने संविधान संशोधन हैं उनको टॉपिक वाइज बढ़िया से क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर जो है संविधान संशोधन को नहीं घुसेड़ना, नहीं तो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। 19 का 6। अब दोस्तों देखते हैं 19 का 7, भारत में कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी आप व्यवसाय कर सकते हैं और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण को दोस्तों ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि आप AK-47 बेचने लगें, बंदूक बेचने लगें, या फिर चरस बेचने लगें, या फिर अफीम बेचने लगें। आप व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण को ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो अनलीगल हो, जो जनमानस के लिए संकट उत्पन्न कर सके। तो दोस्तों 19 के 7 के अंतर्गत क्या कहा गया है, भारत में कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके बाद हम, ये काफी बड़ा है, भाग 4 दोस्तों, सॉरी 12 से 35, भाग 4 नहीं है, भाग 3 है दोस्तों, भाग 3।
भाग 3 है दोस्तों, गलती से लिख गया था। भाग 3 जो है ये दोस्तों मूल अधिकार काफी बड़ा है। तो दोस्तों इसमें जो है हम आर्टिकल नंबर 19 तक बढ़िया विधिवत बता दिए हैं। अब इसके बाद 20 से लेकर 35 तक दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।